So students, our next topic is relationship between numbers HCF and LCM. अभी तक हमने कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए? रियल नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, और अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एलसीएम एंड एचसीएफ. तो देखिए बच्चे, इफ वी हैव A and B are integers, अगर मेरे पास A और B कोई integers है, so A क्रॉस B इक्वल टू LCM AB क्रॉस HCF AB. ये बच्चे एक रिलेशनशिप होता है. इसमें क्या होता है कि A क्रॉस B इक्वल टू एलसीएम ए बी क्रॉस एचसीएफ ए बी. अब यहां देखिए, जो ए है, ए मींस फर्स्ट नंबर, ए बी क्या होगा यहां पे, फर्स्ट नंबर होगा, बी क्या होगा यहां पे, सेकंड नंबर होगा. अब एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से कैसे पूछे जाएंगे, देखो आपके पास यहां पे चार चीजें हैं, एक ए है, एक बी है, एक एलसीएम है और एक एचसीएफ है. आपको एचसीएफ बोल देगा कि एचसीएफ फाइंड करो, ये तीन चीज आपके पास होगी. आपको बोल देगा एलसीएम फाइंड करो, ये तीन चीज आपके पास होगी. या आपको बोलेगा कि फर्स्ट नंबर फाइंड करो और यू हैव गिवन ऑल थ्री थिंग्स. और आपसे पूछा जा सकता है कि बी फाइंड करो और आपके पास ये सारी चीजें हैं. तो कैसे निकलेगी, देखो, अगर मुझे ए फाइंड करना होगा तो जो भी मल्टीप्लाई में होता है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके, ये इक्वल टू है, ये मल्टीप्लाई है, जो ये इधर जाएगा, राइट साइड जाएगा, हमेशा डिवाइड में जाता है. देखो, दो चीज काम करती है, एक तो साथ में काम करता है प्लस और माइनस, और एक साथ में काम करता है मल्टीप्लाई और डिवाइड. ठीक है, कोई वैल्यू अगर इक्वल टू के इस साइड है, दूसरी तरफ जाके वो माइनस की हो जाएगी. कोई वैल्यू अगर दूसरी तरफ माइनस की है तो इक्वल टू के साइड आके वो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी. ऐसे सेम काम होता है हमारा मल्टीप्लाई में. अगर कोई वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड में पहुंच जाएगी, और अगर दूसरी तरफ वो कोई डिवाइड में है तो इधर जाके वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी. ठीक है, ये दो वैल्यू काम करती है इस तरह की. अब यहां देखिए आप, अगर मुझे ए फाइंड करना है तो इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है एलसीएम ए बी क्रॉस एचसीएफ ए बी, और अपॉन में ये 20 की मल्टीप्लाई में है तो 20 के यहां पे डिवाइड में पहुंच चुका है. तो पहली चीज तो यहां से निकल के आई. दूसरी, अगर हमें बी फाइंड करना है तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इस बार आ जाएगा आपका ए. तो क्रॉस एचसीएफ ये आपका ए बी है, और नीचे आपके पास आ जाएगा ए. ये आपका दूसरा फॉर्मूला रेडी हो गया. ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो आप, मान लीजिए आपको एलसीएम ए बी आपको फाइंड करना है, तो एलसीएम इस बार इधर है तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा ए क्रॉस बी, और नीचे आ जाएगा आपका एचसीएफ ए और बी. और फोर्थ नंबर पे लेट सपोज आपके पास एचसीएफ है इस बार, और एचसीएम में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, और नीचे आ जाएगा आपके लिए एलसीएम ए और बी. चलिए, ये तो एक अलग फंडामेंटल चीजें हुई आपकी. मेन तो आपका यही है, मेन फॉर्मूला आपका यही वाला है. मेन फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, और ये तो इन्हीं से बनाए हुए चार इसके सब पार्ट्स होते हैं. चलिए, इसको नोट कीजिए. इसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में कि इफ वी हैव n इज ए इंटीजर और 4 की पावर n या 6 की पावर n, और हमें बताना है क्या 6 की पावर n 4 की पावर n में कभी एंड डिजिट मतलब जो भी लास्ट की जो डिजिट होती है वो जीरो है या नहीं है, होती है या नहीं होती है तो कितनी होती है, और कैसे कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे. चलिए, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे. तो सबसे पहले आप ये नोट कीजिए. फिर इसके बाद एक अलग जो टॉपिक है आपका, क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा. वो क्वेश्चन ये है कि एंड डिजिट जीरो कब होगी. चलिए देखते हैं. टू गेट लिखेंगे हम, टू गेट एंड डिजिट जीरो, टू गेट एंड डिजिट जीरो, ये आपका टॉपिक है.
अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास 2 है तो 2 के फैक्टर होते हैं 1 क्रॉस 2। मेरे पास 5 है, 5 के फैक्टर होते हैं 1 क्रॉस 5। अब आपके पास 10 है, जब आप 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 5 जा 10 और 5 आएगा 1। तो 10 के फैक्टर कितने हुए? 10 के फैक्टर हुए 2 क्रॉस 5। चलिए अब आपके पास है 100, लेट सपोज 100 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आएगा 50, फिर आप 2 से करेंगे आएगा 25, फिर आप 5 से करेंगे आएगा 5, फिर आप 5 से करेंगे आएगा 1। चलिए मुझे बताइए 100 के फैक्टर कितने हैं? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस। चलिए अब मेरे पास है 1000, आप अब 1000 के फैक्टर कीजिए, आप करेंगे तो कितना आएगा? 2 5 जा इतना और 0, 2 से हम इसको करेंगे 250, फिर हम इसको 2 से करेंगे तो 125, फिर हम इसको 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 25, फिर हम इसको 5 से करेंगे आएगा 5, फिर हम इसको 5 से करेंगे आएगा 1। तो 1000 को जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। चलिए सारा खेल यहां ही है। अब अगर मुझे बच्चे एंड डिजिट 1 0 चाहिए, देखो 10 में एंड डिजिट ये होती है एंड डिजिट। एक नंबर जब हम लिखते हैं वो लेट सपोज अगर हमने लिखा 2 4 5 6 तो एंड डिजिट कितनी यहाँ पे 6 है। मैंने कोई नंबर लिखा 4 0 8 0 तो एंड डिजिट कितनी है? 0 है। तो एंड डिजिट का मतलब होता है जो लास्ट में डिजिट हमारे पास होगी। चलिए अब अगर मुझे एंड में डिजिट 0 चाहिए और 1 डिजिट चाहिए, ओनली 1 डिजिट मुझे चाहिए, तो बच्चे जो मेरे फैक्टर आए वो आए 2 क्रॉस 5। ठीक है। अगर मुझे एंड डिजिट में 2 0 चाहिए तो एंड डिजिट में 2 0 होने के लिए मेरे पास देखो यहां से निकल के आए 2 पेयर ऑफ 2 क्रॉस 5। हाँ या ना? 2 पेयर ऑफ 2 क्रॉस 5। देखो यहां 2 पेयर ऑफ 2 क्रॉस 5। जब मुझे एंड डिजिट में 3 0 चाहिए तो मेरे पास कितने पेयर आए निकल के? चेक करो भाई, इस 2 को इस 5 के साथ लो, इस 2 को इस वाले 5 के साथ लो और इस 2 को इस वाले 5 के साथ लो। ठीक है। तो मेरे पास आए 3 पेयर ऑफ 2 क्रॉस 5। और यहां पे क्या है? यहां पे है ओनली 1 पेयर ऑफ 2 क्रॉस। अब सारा खेल यहां पे है बच्चे, जब भी हमें किसी भी नंबर में एंड में डिजिट 0 चाहिए, अगर मुझे एंड में डिजिट 1 0 चाहिए तो मस्ट हैव ओनली 1 पेयर ऑफ 2 क्रॉस 5। तो उस नंबर के जो फैक्टर होने चाहिए एट लीस्ट 2 क्रॉस 5 के फैक्टर होने चाहिए। अगर किसी भी नंबर के फैक्टर हम करेंगे और उसमें 2 क्रॉस 5 के फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो डेट मीन्स कि वहां पे कभी भी एंड डिजिट 1 नहीं होगा। ठीक है, एंड डिजिट में 0 नहीं होगा। अगर मुझे एंड डिजिट 2 चाहिए तो एंड डिजिट देखो, एंड डिजिट मुझे 2 0 चाहिए तो वहां पे 2 पेयर ऑफ 2 क्रॉस 5 होने चाहिए। अगर मुझे एंड में 3 डिजिट 0 चाहिए तो वहां पे 3 पेयर ऑफ 2 क्रॉस 5 2 क्रॉस 5 2 क्रॉस 5 होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2 की पावर n में बताइए एंड डिजिट 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती? और n मैंने कहा कि n क्या है? मेरा कोई भी इंटीजर है, प्लस माइनस इंटीजर को z से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 1 क्या होगी? 2 की पावर 1 2 होगी। 2 की पावर 2 क्या होगी? 2 की पावर 2 4 होगी। 2 की पावर 3 क्या होगी? 2 की पावर 3 आपकी 8 होगी। 2 की पावर 4 आपकी क्या होगी? 2 की पावर 4 16 होगी। 2 की पावर 5 क्या होगी आपकी? 2 की 5 होगी 32। ठीक है, और 2 की पावर 6 क्या होगी आपकी? 2 की पावर 6 होगी कितना? 64। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं 2 के फैक्टर करता हूं तो 1 क्रॉस 2 मिल रहा है, 4 के फैक्टर कर रहा हूं तो 1 क्रॉस 2 मिल रहा है। ठीक है, और 4 मिल रहे हैं। अगर मैं 8 के फैक्टर कर रहा हूं तो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 4 क्रॉस 8 मिल रहा है। इसके फैक्टर कर रहा हूं तो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 4 क्रॉस और कितना 8 क्रॉस 16 मिल रहा है। ये तो चीज है। अब मुझे बताना यहाँ पे 2 क्रॉस 5 के पेयर कहां मिल रहे हैं? हमें 2 के मिल रहे हैं लेकिन 5 भी तो होना चाहिए। अगर दोनों मिलेंगे 2 क्रॉस 5 का पेयर होगा तभी हम कहेंगे कि हाँ इस 2 की पावर n में जो n डिजिट होगी वो कहीं ना कहीं 0 लाई करेगी। और 0 लाई तभी करेगी जब उसके फैक्टर 2 क्रॉस 1 एटलीस्ट एक बार होंगे। एटलीस्ट
एक बार होंगे, ठीक है। अगर 2 जीरो की बात करें तो एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ 2 क्रॉस 5 होने चाहिए। अगर वो 3 जीरो की बात करें तो एटलीस्ट 3 पेयर ऑफ 2 क्रॉस 5 होने चाहिए। बाकी और कोई फैक्टर भी हो सकते हैं, इसके बाद 7 हो सकता है, 13 हो सकता है, लेकिन मस्ट हैव 2 क्रॉस 5। अब यहां पे जब आप चेक कर रहे हो तो कहीं पे भी 2 क्रॉस 5 के फैक्टर आपको नजर नहीं आ रहे, ओनली 2 के फैक्टर हैं, लेकिन 5 के फैक्टर भी होना मस्ट है। तो हम कह देंगे कि 9 इस वाली वैल्यू में कभी भी एंड डिजिट 0 नहीं होगी। 4 की पावर n का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें भी सेम ही चीज है, एंड डिजिट 0 नहीं होगी। रीजन इज दैट कि देयर इज नो फैक्टर ऑफ 2 क्रॉस 5, देयर इज नो पेयर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 क्रॉस 5। 6 की पावर n पूछे, 8 की पावर n पूछे, इन सभी का आंसर में आपको सेम ही चीज लिखनी है कि इफ वी वांट एंड डिजिट 0 सो वी हैव फैक्टर ऑफ 2 क्रॉस 5, ओके। और इसमें हम लिखेंगे कि देयर इज नो फैक्टर ऑफ 2 क्रॉस 5, सो इन 8 की पावर n नो एंड डिजिट विल कम, ठीक है, कोई भी एंड डिजिट नहीं आएगी। तो ये एक बच्चे एक टॉपिक था हटके। इसके बाद अब हम बात करेंगे थ्योरम 1.2 पे, जो कि होगी लेट p बी ए प्राइम नंबर। चलिए हम बात करते हैं, पहले इसको नोट कर लो। चलिए जो नेक्स्ट थ्योरम हमारी है वो क्या कहती है, लेट p बी अ प्राइम नंबर। देखो ध्यान से, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये थ्योरम आपकी 1.2 है। चलिए वहां से हमें कुछ समझ नहीं लग रहा है, तो अब हम यहां से समझते हैं कैसे इसको करना है। देखो ध्यान से, जो थ्योरम है हमारी, थ्योरम 1.2 कह रही है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर। p क्या है, कोई भी एक प्राइम नंबर है, और इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, इफ I डिवाइड 10/5, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 2। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। अगर मैं 100 को डिवाइड कर रहा हूं 5 से, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, बताना? 20 आएगा, ऑफ कोर्स 20। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और एक 0 बचा 0, आंसर आएगा 20। क्या मैं 100/5 को ये नहीं लिख सकता 10 का स्क्वायर अपॉन में 5? हाँ या ना? मैं चीज लिख सकता हूं। तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास 10/5 लिखा हुआ है, अगर मेरे पास p/q लिखा हुआ है, तो आंसर आ रहा है 2। और अगर मेरे पास p स्क्वायर अपॉन में q लिखा हुआ है, तो भी आंसर आ रहा है 20। आप मुझे बताना एक बार। और जहां पे अगर मैं आपको कहूं कि p बी ए प्राइम नंबर, p क्या है? p कोई भी प्राइम नंबर है। p क्या है? कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है। लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो सिर्फ कहने की बात यह है, समझने की, सिर्फ दोबारा समझिए एक बार, कि अगर बच्चे मेरे पास है 3 और मैंने 3 को डिवाइड कर दिया है 2 से, लेट सपोज, तो कुछ ना कुछ तो आंसर मेरे पास आएगा ही आएगा। और मैं क्या कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कि अगर 2 3 को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 3 को डिवाइड कर रहा है, तो जो 3 का स्क्वायर होगा उसको भी 2 डिवाइड करेगा, तो भी कुछ ना कुछ आंसर निकल के आएगा। जैसे यहां 10 को 5 भाग कर रहा था, तो आंसर आया 2। यहां 5 क्या कर रहा है? 10 की पावर स्क्वायर को भाग कर रहा है, जो कि होता है 100 बेटा, तो भी तो कोई ना कोई आंसर हमारे पास आ ही रहा है। तो ये डेफिनेशन सिर्फ इतनी बात कहती है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है और कोई दूसरा नंबर उसको डिवाइड कर रहा है, तो उस पहले वाले नंबर के स्क्वायर को भी वो वाला नंबर डिवाइड करेगा। अब ये थ्योरम क्वेश्चन में कहां अप्लाई होती है? और बच्चे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है,
एग्जाम में इस थ्योरम पे क्वेश्चंस हर बार आता है, क्योंकि जो रियल नंबर वाला चैप्टर है वहां से 4 मार्क्स का आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाएगा, बोर्ड के एग्जाम में, जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है A क्रॉस B इक्वल टू HCF क्रॉस एलसीएम वाला, वहां से क्वेश्चन निकल के आएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, और एक क्वेश्चन आपका आएगा इस वाली थ्योरम से, और यहां से हमेशा क्वेश्चन मिलेगा आपको सेक्शन सी में, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां पे डेफिनेटली मिलेगा। अब चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम यहां समझते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा इस थ्योरम से। समझिए, क्वेश्चन आएगा टू प्रूफ √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये वाला क्वेश्चन आपका आएगा, √2 टू प्रूफ √2 इज अ रैशनल नंबर, एन कर लीजिए, इज एन इर्रेशनल नंबर। अब आपको ये क्वेश्चन मिला और आपको इस क्वेश्चन को करना है इस थ्योरम की हेल्प से। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए इर्रेशनल और रैशनल की। तो जल्दी से मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, फटाफट नोट कीजिए कि अगर बच्चे मेरे पास कोई रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर में मैं रैशनल नंबर को ऐड करता हूं तो मेरे पास रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगर मेरे पास रैशनल नंबर है और मैं उसमें से रैशनल नंबर को माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास तो भी रैशनल नंबर ही मिलेगा। अगर मेरे पास रैशनल नंबर में कोई इर्रेशनल नंबर में ऐड कर देता हूं तो हमेशा मुझे इर्रेशनल नंबर मिलेंगे। अगर रैशनल नंबर में से मैं इर्रेशनल नंबर को माइनस करूंगा तो भी मेरे पास हमेशा इर्रेशनल नंबर ही मिलेंगे। एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं हम फटाफट। अगर मेरे पास कोई इर्रेशनल नंबर है और मैं उसमें इर्रेशनल को ही ऐड करूंगा तो बच्चे हमेशा मुझे इर्रेशनल नंबर मिलेगा। छठी बात, इर्रेशनल नंबर में से अगर मैं कोई इर्रेशनल नंबर माइनस कर रहा हूं तो भी हमें क्या मिलेगा, हमेशा इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। 7th जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर बच्चे इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई इर्रेशनल नंबर में होगी तो बच्चे दोनों नंबर देगा, या तो रैशनल भी दे सकता है और इर्रेशनल नंबर भी दे सकता है, दोनों नंबर ये दे सकता है। और 8 नंबर पे मैं बात करूंगा कि अगर कभी इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर डिवाइड करे या रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर डिवाइड करे तो भी हमेशा इर्रेशनल नंबर ही मेरे पास आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप समझिए, एग्जाम्पल 1 में मैं ले रहा हूं कि अगर मैं √3 और √2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो निकल के आएगा √5, जो कि क्या है, जो कि है इर्रेशनल नंबर। और मान लीजिए मेरे पास है √3 क्रॉस √3, दोनों इर्रेशनल नंबर है, मैं जब भी इसकी डिवाइड करूंगा तो ये निकल गया √9, और √9 किसका होता है, 3 का, और 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं 3/1। कहा था ना पहले कि एवरी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ये बात आई समझ में। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, फटाफट इन प्रॉपर्टीज को नोट करो और इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि टू प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर कैसे हम प्रूव करेंगे। चलिए, अब जो भी अब तक आपने पढ़ा है इस क्वेश्चन में उन सभी डेफिनेशंस, उन सभी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा। अब समझिए, टू प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो आपको सॉल्यूशन लिखना है सबसे पहले। ये शॉर्ट फॉर्म होती है सॉल्यूशन के लिखने की। हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे कि √2 इज अ रैशनल नंबर, ये बात हम मान के चलेंगे। प्रूफ करने का तरीका समझिए। सबसे पहले लाइन √2 को हम मानेंगे कि लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। फिर हम इसको कहेंगे अगर ये √2 एक रैशनल नंबर है तो बच्चे फिर हम √2 को लिख सकते हैं p/q, क्योंकि अगर हमने √2 को कहा है कि एक रैशनल नंबर है तो हम √2 को एक रैशनल नंबर लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर मैंने ये कहा कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और इसके साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि हेयर p and q आर इंटीजर। क्या है ये,
इंटीजर्स हैं एंड HCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू 1। मैंने ये बात कही है, मैंने कहा है कि हेयर P एंड Q आर इंटीजर, कि P और Q क्या है, कोई एक इंटीजर है और इनका जो HCF है वो HCF 1 है। और बच्चे एक बात और अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लीजिए कि अगर किसी भी दो नंबर का HCF 1 होता है तो हम उनको बोलते हैं कोप्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं हम उनको? कोप्राइम फैक्टर। तो ये इनको यहां पे लिख लीजिए कोप्राइम, वे तो फैक्टर होंगे 1 तो, और ये जो दो नंबर है ये कहलाएंगे कोप्राइम नंबर। तो हमने कहा कि हेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड HCF ऑफ P एंड Q 1 को कॉमन, ये है आपका कोप्राइम नंबर। तो इसका मतलब है देयर आर ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में, देखो इन दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर है वो 1 है। देखो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, अगर मेरे पास 10/20 है तो आंसर आएगा 1/2। अगर मेरे पास 5/10 है तो भी आंसर आएगा 1/2। अब इसको तो मैं कट कर सकता हूं ना, इसको भी मैं कट कर सकता हूं, लेकिन इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर मैं इन दोनों को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता तो इनके कॉमन फैक्टर क्या है? इनके कॉमन फैक्टर है 1 और 2 के कॉमन फैक्टर, 1 एंड 2 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? वो होगा ओनली 1। और अगर किन्हीं भी दो नंबर का ओनली कॉमन फैक्टर 1 होता है तो उनको हम कहते हैं कोप्राइम नंबर। अब आई बात समझ में? तो ये चीज आपको एज इट इज हर एक क्वेश्चन में करनी है। जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये एज इट इज आपको हर एक क्वेश्चन में करनी है, ये पैटर्न ही आपको फॉलो करना है। तो √2 इक्वल टू P/Q। अब हम यहां क्या करेंगे? हम लिखेंगे SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम लिखेंगे यहां स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू P²/Q²। हमें पता है √2 का स्क्वायर है तो ये ओनली 2 बच जाएगा और यहां हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, ये यहां पे लेके आइए, Q² इक्वल टू आया आपका P²/2। अब इसको मानिए इक्वेशन 1 और यहां पे लिखिए, यहां पे क्या लिखना है कि हेयर 2 डिवाइड P²। देखो अब वो थ्योरम काम आ रही है कि 2 क्या है? P² को डिवाइड कर रहा है। तो 2 क्या है? वो P² को डिवाइड कर रहा है। ध्यान से देखो 2 क्या है? वो P² को डिवाइड कर रहा है और P² कितना है? 100 है ना? P² कितना है? 100 है। ये P² है, ये है P² और नीचे है कोई भी नंबर है नीचे, वो P² को डिवाइड कर रहा है। सो P डिवाइड्स 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। तो अगर यहां पे P² 100 है तो बेटा P कितना है? P 10 है, तो 10 को भी 2 डिवाइड कर रहा है। और आपको एक बात और मैंने बताई थी कि जब मैं 100 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं दैट मींस कि मैं P² को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, दैट मींस कि मैं 10 के स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो भी मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर निकल के आ रहा है। 20 आया था कि नहीं आया था? कुछ ना कुछ आ रहा है मेरा आंसर निकल के। तो मैं क्या कहूंगा कि जब 2 P² को डिवाइड कर रहा है तो मेरा आंसर आया है Q²। अगर P² को मैं भाग कर रहा हूं 2 से तो मेरा आंसर आ रहा है Q²। तो जब मैं 2 डिवाइड्स P ऑल्सो, जब P को 2 भाग करेगा